हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पैडी के बारे में, जिसे कहते हैं क्या, धान। क्या कहते हैं? धान। धान के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी क्रॉप के बारे में। सभी लोग जानते हो किस सीजन के अंतर्गत आती है, तो ये आती है खरीफ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। एक चीज और बताते हैं, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो खरीफ क्रॉप जो जितनी भी खरीफ क्रॉप होती हैं वो लगभग 60 डे प्लांट होती हैं। लगभग 60 डे प्लांट होती हैं। कैसे होती हैं? 60 डे प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आती हैं? 60 डे प्लांट। जितनी भी खरीफ की फसलें होंगी वो जो है 60 डे प्लांट के अंतर्गत आएंगी। जनरली मोस्टली जो है खरीफ क्रॉप आपकी 60 डे प्लांट के अंतर्गत आएगी। अब बात करनी है हमें धान के बारे में। धान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो धान पैडी ओराइजा सटाइवा, इसका जो साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये हो गया आपका ओराइजा सटाइवा, इसका वनस्पतिक नाम हो गया। और फैमिली इसकी कौन सी है? ग्रैमनी। कौन सी फैमिली है? फैमिली की बात करते हैं, ग्रैमिनी। फैमिली हो गई ग्रैमिनी। और किस यानी इसकी जो गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? तो 2n बराबर 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। 2n बराबर 24 होते हैं। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया इसका जो है उत्पत्ति स्थल है। क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस है। क्या है? ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन क्या है इसका? दक्षिण पूर्वी एशिया है। फिर इसके बाद बात करते हैं ये किसके अंतर्गत आएगा? 60 डे प्लांट के अंतर्गत आएगा। पहले ही बता दिया, जितनी भी जनरली मोस्टली जितनी भी खरीफ क्रॉप होंगी वो आपकी जो है किसके अंतर्गत आएंगी? 60 डे प्लांट के अंतर्गत आएंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें जो है ये जो धान जो है आपकी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी स्वपरागित फसल है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ पोषक तत्वों की, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपके सीरियल मिलेट्स के अंतर्गत आता है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हम कुछ पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे, कितना क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कंटेंट के बारे में जानेंगे, पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो पोषक तत्व में कौन सा हो गया? जैसे प्रोटीन कंटेंट। किसका कंटेंट? प्रोटीन। प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है? तो 6 से 7% होता है। कितना होता है प्रोटीन कंटेंट? 6 से 7% होता है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लगभग इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट लगभग 90% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 90% पाया जाता है। फिर उसके बाद इसमें जो फैट होता है, फैट कितने परसेंट पाया जाता है? लगभग 2% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 2% पाया जाता है। ये जो होते हैं कुछ मुख्य रूप से इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 90%। फिर उसके बाद प्रोटीन है 6-7% पाया जाता है, और फैट 2% पाया जाता है। ये कुछ थे पोषक तत्व जो मुख्य रूप से चावल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कुछ एरिया और प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि किस क्षेत्र में, किस क्षेत्रफल में जो है धान का प्रोडक्शन अधिक होता है और कहां पर कम होता है। तो बात कर ली जाए एरिया एंड प्रोडक्शन की, तो आपका वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या है एरिया एंड प्रोडक्शन में, देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में कौन सा है स्टेट है आपका? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राइस के स्पेसीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राइस के स्पेसीजों के बारे में।
फिर बात करेंगे किसके बारे में, स्पीसीज के बारे में कह रहे थे, स्पीसीज के बारे में जानना है तो इसकी लगभग 24 स्पीसीज हैं। कितनी स्पीसीज हैं? 24 स्पीसीज हैं। ठीक है, कितनी है? 24 स्पीसीज हैं ओराइजा जीन्स की। ठीक है ना, तो कितनी उगाई जाती हैं? तो इसमें जो है 2 प्रकार की उगाई जाती हैं। कितने प्रकार की उगाई जाती हैं? 2 प्रकार की उगाई जाती है। कौन कौन से हैं आपकी? एक सटाइवा है, एक ग्लैब्रिमा है। कौन से है? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, और एक है ओराइजा ग्लैब्रिमा, ग्लैब्रिमा है। तो ये 2 हैं जो आपकी जो स्पीसीज हैं, ये जो है इनका कल्टीवेशन किया जाता है। मुख्यतः जो है 2 स्पीसीजों का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत कौन सी सबसे ज्यादा उगाई जाती है? ठीक है, तो अपने यहाँ जो सबसे बड़ी बात तो पहले जान लेते हैं, जो ओराइजा सटाइवा है यही सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है, और जो आपका ओराइजा ग्लैब्रिमा है ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। कहाँ? ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो इसके भी जो है 3 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। एक तो पहला है जो आपका ओराइजा सटाइवा के अंतर्गत आता है, इंडिका राइस है। कौन सा है? इंडिका राइस है, इंडिका राइस है। दूसरा कौन सा है? जापोनिका राइस, और तीसरा कौन सा है? जावानिका राइस। पहला है आपका इंडिका राइस, दूसरा है जापोनिका राइस, और चौथा है जावानिका राइस। बात कर लेते हैं इनकी कल्टीवेशन। ये जो तीनों स्पीसीज हैं कहाँ कहाँ पर उगाई जाती हैं। तो आपका जो इंडिका राइस है ये आपके इंडिया में कल्टीवेटेड की जाती है, और आपकी जो जापोनिका है वो जापान में, और जावानिका कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके अंतर्गत, ये तो स्पीसीजों का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, जो मुख्य रूप से 2 स्पीसीजें उगाई जाती हैं वो है आपकी ओराइजा और ओराइजा सटाइवा, और एक होती है ओराइजा ग्लैब्रिमा। ओराइजा सटाइवा के अंतर्गत सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की जाने वाली स्पीसीजें हैं कौन सी? इंडिका राइस है, जापोनिका राइस है, और जावानिका राइस है। इंडिका राइस इंडिया में, जापोनिका जापान में, और जावानिका इंडोनेशिया में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्लासिफिकेशन आप, यानी कि सीजन के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। सीजन के आधार पर, किस बेस पर? मौसम के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। तो 3 वर्ग कौन से होते हैं? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो एक को बोलते हैं क्या? अस, AUS। पहला क्या बोलते हैं? अस बोलते हैं, अस अटम, अस अटम क्या बोलते हैं? अस अटम बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा अमन, दूसरा कौन सा है? अमन, जिसे खरीफ क्रॉप भी बोलते हैं, खरीफ के नाम से जाना जाता है। तीसरा है बोरो, तीसरा कौन सा है आपका? बोरो है, अस अमन बोरो। बोरो किस सीजन की है? समर सीजन की है। किस सीजन की है? समर सीजन की है। किस सीजन की है? समर सीजन की है। तो यानी कि गर्मी की फसल की है, यानी कि जायद में आएगी। और ये जो अस अमन है ये जो है आपकी आती है कब? यानी पूर्व मानसून में जो है जो फसल उगाई जाती है उसमें आती है। ठीक है, देखते हैं इन तीनों के बारे में देखते हैं। अस अमन बोरो। अस जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के आसु शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? आसु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र पकने वाला, जल्दी या शीघ्र पकने वाला। दूसरा आपका अमन है। अमन ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है अमन चैन, यानी कि सुरक्षा। अमन चैन कब आप महसूस करेंगे? जब आप सुरक्षित होंगे, तभी आप स्वतंत्र होंगे, तभी आप जो है अमन चैन को महसूस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है? बोरो। बोरो का मतलब होता है जलमग्न। बोरो का मतलब क्या होता है? जलमग्न। फिर उसके बाद इनमें बात कर लेते हैं कब इनमें कटाई होती है। तो जो आपका अस होता है, अस अटम, इसमें जो कटाई का समय होता है जुलाई अगस्त के समय जो है, अगस्त सितंबर तक जो है कटाई हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अमन राइस में। इसमें हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है? ये विंटर सीजन क्या है, तो विंटर सीजन में कटाई होगी।
खरीफ क्रॉप है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अपने यहाँ अधिकतर होता है अपने यूपी में, ठीक है ना। तो ये खरीफ की क्रॉप जो है कब काटी जाती है? विंटर सीजन नवंबर दिसंबर में जाता है, अक्टूबर नवंबर समथिंग, ठीक है। उसके बाद बोरो, बोरो का मतलब आपने समझा जलमग्न होता है। क्या होता है? जलमग्न होता है। ये जनवरी फरवरी से अप्रैल मई के बीच में उगाई जाती है, और इसमें जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, कटाई का समय होता है, वो गर्मी का सीजन होता है। कब होता है? गर्मी का सीजन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इसमें बांटने की पोर्शन में एक आधा पॉइंट देखते हैं। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो कैसा होता है? क्या? पुष्प क्रम, पुष्प क्रम के बारे में देखते हैं। पुष्प क्रम कैसा होता है? तो पेनिकल होता है। कैसा होता है? पेनिकल होता है। कैसा होता है पुष्प क्रम? पेनिकल होता है। और इसका जो टेस्ट वेट कितना होता है? इसके बीज का जो है टेस्ट वेट कितना होता है? दाना, एक चीज तो जान ही रहे हैं, टेस्ट वेट कितने बीजों का बार होता है। उसके बाद बात करेंगे टेस्ट वेट। टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम होता है। लेकिन बासमती का जो टेस्ट वेट होता है, बासमती का जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। कितना होता है टेस्ट वेट? बासमती का 21 ग्राम होता है, और ऐसे टेस्ट वेट कितना है? 25 ग्राम, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आपको बासमती बीज का जो है सीड वेट, टेस्ट वेट पूछा जाएगा तो कितना होता है आपका? 21 ग्राम होता है। अच्छा, कुछ जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं इसके। अब क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। तो कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए? कैसी? खरीफ की क्रॉप है तो इसके लिए गर्म व आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, इसके अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे उपज के लिए, अच्छी पैदावार के लिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए? गर्म एवं आर्द्र, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होनी चाहिए। और इसके लिए जो टेम्परेचर इज बेटर माना जाता है वो 25 से 35 अंश सेल्सियस बेहतर होता है। कितना होना चाहिए? 25 से 35 अंश सेल्सियस। फिर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में इसमें बात करते हैं, जैसे धान जो है विश्व में, धान जो है विश्व में कितने प्रतिशत लोग इसको खाते हैं, यानी कि मुख्य भोजन के रूप में इसको स्वीकारते हैं, भोजन लेते हैं। तो धान विश्व की जो है 60% जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या? 60% जनसंख्या, यानी वर्ल्ड की 60%, कितने परसेंट? 60% जनसंख्या जो है, यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या मुख्य भोजन के रूप में इसको लेती है। किस रूप में लेती है? मुख्य भोजन के रूप में इसे लेती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। बात कर लेते हैं काहे की? प्रोडक्शन की। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप लोग जान ही रहे हैं किसका होगा? चाइना का। चाइना है अग्रणी या नहीं? तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर आपका चाइना है। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है ना। कौन सा है? भारत है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें राइस में जो 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। 6 से, हमने पहले ही बताया, राइस में जो प्रोटीन पाया जाता है 6 से 7% पाया जाता है। अच्छा, ये प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन जो पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है ओराइजिन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ओराइजिन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ओराइजिन, ओराइजिन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ओराइजिन के रूप में पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1 किलोग्राम के प्रोडक्शन में, जैसे धान का प्रोडक्शन हमको लेना है, तो छोटी सी बात यह है कि जैसे 1 किलो धान उगाना है तो हमें कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो धान के लिए जो है वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। 1 किलोग्राम अगर धान हमें उगाना है तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ मुख्य चीज और है, जैसे जो धान का दाना होता है, धान का जो दाना होता है, ग्रेन ऑफ पैडी, ग्रेन ऑफ पैडी, ग्रेन ऑफ पैडी, ये क्या कहलाता है? यानी कि जो धान का जो दाना होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है कैरियोप्सिस। क्या कहलाता है?
कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। ठीक है, धान का दाना क्या कहलाता है आपका? कैरियोप्सिस कहलाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं धान में, देखते हैं बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जिनमें कि सुगंध आती है, अरोमा जिसे बोलते हैं। क्या? अरोमा, सुगंध आती है। सुगंध किसके कारण आती है? तो लिख लीजिए डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन। डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन। डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन किसके लिए है? प्रोपेलाइन सुगंध के लिए है। किसके लिए है? सुगंध के लिए है। सुगंध किसके कारण होती है? डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन के द्वारा जो है, जो महक आती है, खुशबू आती है, ठीक है, वो जो है किसके द्वारा होता है? डाई एसेटाइल 1 प्रोपेलाइन के द्वारा होता है। अच्छा एक चीज ये बताइए कि जो प्रोडक्शन तो जान लिया चाइना है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना है, फर्स्ट रैंक है। लेकिन सेकंड स्थान पर आपका इंडिया है, भारत है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें भारत में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी किस स्टेट की है? अच्छा, भारत में ये भी जान रहे हैं कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों चीज जाने हैं। एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों जो है कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में तो दोनों यानी क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों जगह अग्रणी है। लेकिन बात हम ये कर लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता किस राज्य की अधिक है? प्रोडक्टिविटी किस राज्य की अधिक है? तो वो है आपकी पंजाब। कहाँ की है? पंजाब। पंजाब की जो उत्पादकता अधिक है धान में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इसमें किस्मों के बारे में बात करेंगे अब इसके बाद। अच्छा हाँ, एक चीज और छूट रहा है, आपको जलवायु भी हो गया, ठीक है, और भी जो मुख्य बातें थी वो जान लिए। अब बात कर लेते थोड़ा सा ये कि इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? मृदा मृदा कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बढ़िया जो मानी जाती है, चिकनी दोमट मृदा जो है बढ़िया मानी जाती है। कैसी? चिकनी दोमट। अच्छा, पीएच रेंज क्या होना चाहिए? तो पीएच रेंज जो है आप 5.5 से लेकर 7.5 लिख सकते हैं। लगभग जितना भी, यानी कि 5.5 से 7.5 के बीच रखा जाता है, ठीक है। कितना पीएच रेंज होगा? जो बेहतर मानी जाएगी, सबसे अच्छी मानी जाएगी, 5.5 से लेकर 7.5 जो है सबसे बेहतर होगी। उसके बाद बात करेंगे किस्मों के बारे में। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। किस्में, कौन सी किस्में? किस्में देखते हैं, किस्में। तो किस्मों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो IR8। IR8 आपकी जो IR8 जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लाई गई थी। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो जानते ही होते हैं होंगे आप लोग। पूरा स्थापन होता है जिसमें सिलेक्शन करके कोई वैरायटी रिलीज की जाती है। तो IR8 आपकी जो है वैरायटी है। इसका स्पेशल फीचर क्या होता है? इसे मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्या होता है इसका? एक जो स्पेशल फीचर है इसका, कहने मतलब मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड। मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड कहने मतलब जादुई धान कहा जाता है। कहाँ का? विश्व का जादुई धान। जादुई धान विश्व का, कहाँ का? विश्व का, ठीक है, विश्व का जादुई धान कहा जाता है। अगर यहीं पर अब कह दें हम, ये तो विश्व का हो गया, अगर भारत का जादुई धान कौन सा है भाई? भारत का जादुई धान कौन सा है? तो भारत का जो जादुई धान है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, वो है आपका जया। कौन सी है? जया। भारत कौन सा है? जया है। क्या है? जया। फिर उसके बाद ये भी एक वैरायटी है जया। तो ये भारत की जो है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया है। ये IR8 विश्व का है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला वैरायटी है पद्मा। अगली वैरायटी है पद्मा। कौन सी वैरायटी है आपकी? पद्मा है। फिर जगन्नाथ है।
जगन्नाथ है। फिर TN1 है, TN1 है, ये ताइवान से लाई गई है। TN1 कहाँ से लाई गई? ताइवान से लाई गई, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लाई गई थी। TN1 ताइवान से लाई गई है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाई गई है। फिर उसके बाद और भी कुछ वैरायटियों के बारे में देख लेते हैं। लूनी श्री, अगली है लूनी श्री। कौन सी है? लूनी श्री भी वैरायटी है। फिर उसके बाद PRH10 है, PRH10 जो कि आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, जिसे आप इस PRH10 को जो है बासमती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है आपकी। ठीक है, उसके बाद CORH1 इसका क्या होता है? CORH1 ये जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया है दोनों फर्स्ट हाइब्रिड। लेकिन आपकी जो PRH10 यानी बासमती है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। और जो CORH1 है, ये आपकी इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, उसके बाद राजेश्वरी हो गई, हेमा हो गई, ये भी है। अच्छा, राजेश्वरी और हेमा का स्पेशल फीचर क्या है? ये दोनों जो है रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती हैं। ठीक है, इनका स्पेशल फीचर यही है। राजेश्वरी और हेमा का जो स्पेशल फीचर है, ये जो है दोनों सीजन की फसलें हैं, रबी में भी उगा सकते हैं और खरीफ में भी उगा सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें सीड रेट की। फिर उसमें बात करते हैं किसकी? सीड रेट की। तो सीड रेट बाय ब्रॉडकास्टिंग, सीड रेट में बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कितना बीज दर लगता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर ड्रिलिंग के द्वारा बोलते हैं, ड्रिलिंग के द्वारा तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। फिर उसके बाद अगर हाइब्रिड पैडी सीड है तो वो कितना लगेगा? तो हाइब्रिड सीड जो है 15 से 20 किलोग्राम लगता है। हाइब्रिड कितना लगता है? हाइब्रिड सीड कितना लगता है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। कितना लगता है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। नेक्स्ट मेथड है कौन सा? डपोक मेथड। कौन सा? डपोक मेथड, जिसमें कि 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि बीज दर लगती है। और इसमें जो नर्सरी है 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। उस नर्सरी के लिए कितने भूमि की आवश्यकता पड़ती है? तो लगभग जो है इसकी भूमि के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है 25 से 30 स्क्वायर मीटर प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा नहीं। 25 से 30 स्क्वायर मीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इतनी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसे पूछा जाए कि नर्सरी डालना है तो कितना एरिया होना चाहिए, 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया होना चाहिए? तो 1/10वां भाग। 1/10वां भाग का मतलब कितना होता है कि 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीड रेट। और एक मेथड और होता है, CRI मेथड होता है। कौन सा होता है? CRI मेथड से बुआई होती है। ठीक है, जिसको डेवलप करने वाले थे, कहाँ के थे? मेडागास्कर थे। जिसको डेवलप करने वाले कौन थे? मेडागास्कर थे, सॉरी। इसमें जो सीड रेट होती है कितनी होती है? तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसके लिए नर्सरी के लिए जो एरिया यूज होता है वो कितना होता है? वो 100 मीटर प्रति स्क्वायर होता है। 100 मीटर स्क्वायर कितना होना चाहिए? 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके, जैसे कि हो गई क्या
इसमें कौन सा खरपतवार होता है, कितने इरिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है। इन सारी चीजों की जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी जैसे कि इसमें कौन कौन सा रोग लगता है, इसमें कौन कौन सा कीट लगता है, कितनी उपज होती है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।